सो हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। तो आज मैं आप लोग के साथ शेयर करने वाली हूँ मैं जब सेकेंड ईयर में थी तो मेरे एग्ज़ाम हुए थे, मीन्स ऐसा टेस्ट पेपर हुआ था। तो उसमें जो टेस्ट हुए थे तो हम लोग की एक कॉपी बनी थी और वो कॉपी आज मुझे मिल गई। तो मैंने सोचा क्यों ना ये आप लोग के साथ शेयर किया जाए कि किस टाइप से वो टेस्ट हुए थे, और इससे आपको आइडिया लगेगा कि कौन से क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होते हैं। क्योंकि टेस्ट के अकॉर्डिंग ही अगर देखा जाए तो जो कॉलेज में टेस्ट होते हैं उनके अकॉर्डिंग ही बहुत सारे पेपर में क्वेश्चन आते हैं। तो मुझे लगा कि आप लोगों के साथ ये शेयर करना चाहिए। और ये जो हम लोग का टेस्ट होता था, इसमें हम लोगों को दिए जाते थे 45 मिनट का टाइम, जो कि एक क्लास का टाइम होता है 45 मिनट। तो वो टाइम हम लोगों को मिलता था और उसी में हम लोगों को ये क्वेश्चन करने रहते थे। फिर उसके बाद दूसरे दिन हम लोग की कॉपी चेक होकर मिलती थी। तो ये प्रोसेस था और ये कॉपी आज मुझे मिल गई। आप देख सकते हैं ये थोड़ी आगे से फट भी गई है, बट जितने भी क्वेश्चन हैं मैं उनको आप लोग के साथ शेयर करना चाहूँगी। और आगे के कुछ नोट्स, जो कुछ पेजेस हैं वो निकल गए हैं, क्योंकि जब उसमें पास आउट हो जाओ ना तो घर वाले क्या करते हैं कि उसमें रोटियां रखने लगते हैं। तो वही हाल इसका भी हुआ है, बट जितना भी है मैं उतना आप लोग के साथ शेयर करने वाली हूँ। तो ये क्वेश्चन था, इसके आगे का जो क्वेश्चन है वो तो फट चुका है, बट ये था कि फ़ीमेल हेल्थ वर्कर के क्या काम है। तो मैंने जो कॉपी लिखी थी, जैसे कि ये कॉपी जब चेक हो जाती थी तो हम लोगों को मिल जाती थी। फिर जब दूसरे टेस्ट होते थे तो इसमें मिडवाइफरी के ही सारे टेस्ट होते थे। एक कॉपी मिडवाइफरी की बनी हुई थी और एक कॉपी हेल्थ सेंटर की। तो ये मिडवाइफरी का है, और हेल्थ सेंटर का भी अगर मुझे मिलता है तो वो भी मैं आप लोग के साथ ज़रूर शेयर करूँगी। तो इसमें देखिए फीमेल हेल्थ वर्कर की काम है। तो इसमें टीकाकरण करवाना, फीमेल हेल्थ वर्कर का जो एक काम होता है वो टीकाकरण करवाती हैं और दाइयों को प्रशिक्षण करती हैं। स्वास्थ्य शिक्षा देना उनका काम रहता है। गर्भवती की देखभाल संबंधी सुझाव देना उनका कार्य रहता है। और परिवार नियोजन सुविधा देना, शल्य देखभाल सुविधा देना, ये सब उनके कार्य होते हैं। आप इस टेस्ट कॉपी को देखकर ये समझ सकती हो कि किस तरीके से पॉइंट वाइज बनाकर लिखना है। और कम से कम जो अक्षर हैं वो आपको इतने बड़े ज़रूर लिखने हैं जिससे आपकी कॉपी भर जाए। ये तो हमारी छोटी कॉपी है, लेकिन जब आप एग्ज़ाम देते हो तो वो बड़ी कॉपी रहती है। तो आपको ये जो अक्षर की साइज़ है इतनी बड़ी होनी चाहिए। हैंड राइटिंग आप इससे अच्छी करो, क्योंकि हम लोगों में बहुत जल्दी जल्दी लिखना रहता था, तो हम लोग हैंड राइटिंग बनाने के चक्कर में नहीं पड़ते थे। सोचते थे कि कितना लिख ले जाएं, क्योंकि मैम हम लोगों को जितना लिख लेते थे उसके अकॉर्डिंग नंबर देती थी। तो ये तो रिहैबिलिटेशन काउंसलिंग के बारे में था कि काउंसलिंग कैसे की जानी चाहिए। तो ये क्वेश्चन ये आपका हो गया कि काउंसलिंग कितने टाइप्स के होते हैं। एक सामूहिक काउंसलिंग होता है और एक व्यक्तिगत काउंसलिंग होता है। तो दो काउंसलिंग होती हैं। तो काउंसलिंग के टाइप्स वगैरह लिखना था। इसका पेज निकल चुका है। और एजुकेशन एरिया आप ये देख लीजिए कि किस तरीके से आपको लिखना है। तो यहाँ से नेक्स्ट क्वेश्चन, न्यू क्वेश्चन स्टार्ट होता है। तो ये देखिए मिडवाइफ्स के क्या कार्य होते हैं। तो मिडवाइफ की पोस्टिंग कम्युनिटी में होती है। आप देखिए इस चीज़ को ध्यान रखिए, जो मैंने पहले भी बताया था कि क्वेश्चन पेपर में किस तरीके से लिखना है। इंग्लिश का यूज करना है, मतलब आपको जितनी इंग्लिश आती रहे उतनी इंग्लिश का यूज ज़रूर करना है, और बाकी हिंदी में लिखिए। तो मिडवाइफ की पोस्टिंग कम्युनिटी में होती है, अतः मिडवाइफ एक फील्ड वर्कर होती हैं, अर्थात ये फील्ड वर्क में ही काम करती हैं। मिडवाइफ के निम्न कार्य होते हैं जिनका वर्णन इस प्रकार है। आपको भी इसी तरीके से लिखना है जिससे आपकी कॉपी थोड़ी भर जाए। पॉइंट वाइज बनाकर, मैंने आपको बताया था कि पॉइंट वाइज बनाकर लिखना है। तो ये देखिए, गर्भवती तथा उसके बच्चों का टीकाकरण करना, आयरन, फोलिक एसिड, विटामिन की गोलियां प्रेगनेंसी के टाइम पर महिला को देना, शल्य के बाद स्वास्थ्य सुविधा देना, परिवार नियोजन के बारे में स्वास्थ्य शिक्षा देना तथा परिवार नियोजन की सुविधा देना, छोटी छोटी संक्रामक बीमारियों का इलाज कराना, डिलीवरी के बाद की सुविधा देना, और एंटीनेटल, पोस्टनेटल तथा प्यूपेरियम के दौरान आहार संबंधी देखभाल अर्थात सलाह तथा डाइट के बारे में भी बताना। तो इस तरीके से आपको भी लिखना है। और ब्रेस्ट फीडिंग के बारे में भी सलाह देना, ये सब इसके कार्य होते हैं।
ब्रेस्ट में यदि कोई कॉम्प्लिकेशन या एबनॉर्मलिटी जैसे क्रैक निप्पल्स तथा उल्टे निप्पल्स इस प्रकार की कोई प्रॉब्लम हो तो उसे ठीक करें। मातृ शिशु रिकॉर्ड बनाना, जन्म पंजीकरण रिकॉर्ड बनाना और मृत्यु पंजीकरण रिकॉर्ड बनाना, गर्भावस्था के दौरान माँ का वाइटल साइन लेना, वजन महिला का लेना, बच्चे की ग्रोथ मॉनिटरिंग करना और समुदाय में स्वास्थ्य सुविधा देना तथा समुदाय के लोगों के व्यवहार में परिवर्तन लाने के लिए बेहतर प्रयास करना। अब इसमें मुझे मिला है 5 में से 3.5 नंबर। जो हमारी मैम थी वो बहुत ज़्यादा नंबर काटती थी, क्योंकि अच्छा ही करती थी, नहीं तो हम लोग शायद कुछ ज़्यादा ही यूज़ हो जाते पढ़ते ना। तो आप देख सकते हैं मैंने इतना लिखा है फिर भी मुझे 3.5 नंबर ही मिला है। हो सकता हो कुछ कमी हो, बट रिजल्ट में अच्छा आया था, ऐसे ही मैंने लिखा था। और हमारी मैम जानबूझ के हमें कम नंबर देती थी जिससे कि हम लोगों को लगे कि अभी हम लोग बहुत पीछे हैं। तो डेवलपमेंट ऑफ मैटरनल हेल्थ इन इंडिया, इसमें भी मुझे 5 में से 3.5 नंबर मिले हैं। आप देख सकते हैं मैंने किस तरीके से लिखा है। भारत में मातृ शिशु के विकास के लिए निम्न योजनाएं चलाई गई हैं तथा उनकी देखभाल के लिए सब सेंटर पर ही एएनएम की सुविधाएं दी गई हैं। योजनाएं कौन कौन सी हैं उनको देखते हैं। तो जननी सुरक्षा योजना, मातृ शिशु सुरक्षा योजना एनजीओ चलाया गया है, इंडियन रेड क्रॉस सोसाइटी, मिशन इंद्रधनुष योजना, ये सब योजनाएं चलाई गई हैं। भारत में मातृ शिशु के विकास के लिए समुदाय में आशा की नियुक्ति करना, जिससे माता तथा बच्चों में होने वाले प्रॉब्लम या एबनॉर्मलिटी को समय रहते पहचाना जा सके तथा उसका समय पर इलाज किया जा सके। भारत में मातृ शिशु विकास के लिए प्रत्येक वर्ष मातृ मृत्यु तथा शिशु मृत्यु दर की जनगणना की जाती है, जिससे माता तथा शिशु की मृत्यु का पता लगाकर उस क्षेत्र को और बेहतर बनाया जा सकता है। तो ये सब है कि योजनाओं के क्या क्या लाभ होते हैं, कि किस वजह से योजनाएं बनाई जाती हैं। मातृ शिशु विकास के लिए किए जाने वाले कार्य कौन कौन से होते हैं। तो एक तो टीकाकरण होता है और दूसरा मुफ्त में जो आयरन और फोलिक एसिड की गोलियां दी जाती हैं, ये भी इनके लिए कार्य किया जाता है। और गर्भावस्था के दौरान 2500 किलो कैलोरी तथा प्रेगनेंसी के दौरान 2700 किलो कैलोरी दिया जाता है माँ को। अब एक है कि पल्स पोलियो प्रोग्राम, तो बच्चों में ये भी प्रोग्राम चलाए जाते हैं मातृ शिशु के लिए। तो बच्चों में पोलियो रोग को खत्म करने के लिए पल्स पोलियो प्रोग्राम की शुरुआत हुई, जिससे पोलियो के द्वारा होने वाले मृत्यु को रोका जा सके। और नेक्स्ट है कि जननी सुरक्षा योजना चलाया गया है। ये योजना माँ तथा बच्चे दोनों के लिए कार्य करती है। तो ये रहा हमारा क्वेश्चन पेपर। अब नेक्स्ट देखते हैं कि नेक्स्ट जो क्वेश्चन हुआ था उसमें देखते हैं कि किस तरीके से था। तो एक्सप्लेन अबाउट फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, 3 क्वेश्चन मिला था। प्यूबर्टी यौनारंभ क्या होता है और मेंस्ट्रुअल स्टेज ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल। तो ये 3 क्वेश्चन था जिसमें कि 25 में से मुझे 18 नंबर मिले हैं। आप देख सकते हैं, अभी आप कॉपी देखेंगे तो एक भी चीज़ें मेरी छोटी नहीं है, फिर भी कम नंबर दिया गया है, बट कोई नहीं। तो सबसे पहले देखते हैं फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। ये तो मैंने आपको पढ़ाया है कि फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम क्या होते हैं। तो इसमें एक इंटरनल पार्ट्स होते हैं और दूसरे एक्सटर्नल पार्ट होते हैं। तो जो एक्सटर्नल पार्ट होते हैं उनको देखते हैं। तो फीमेल रिप्रोडक्टिव के आंतरिक भाग में निम्न जो ये क्या होते हैं अंग होते हैं, उनके क्या क्या नाम होते हैं उनको देखते हैं। तो पहला जिसको मोन्स पीविस कहते हैं, दूसरे को लेविया माइनोरा कहते हैं और लेविया मेजोरा, चौथा क्लाइटोरिस होता है, 5वां हाइमेन होता है, 6वां बार्थोलिन ग्लैंड होते हैं तथा 7वां पेरिनियम होता है। इनको मैंने बहुत अच्छे तरीके से 3D डायग्राम की अकॉर्डिंग आप लोगों को समझाया। तो आप लोगों को अगर ना समझ में आए तो वो वीडियो आप लोग देख सकते हैं। तो मोन्स प्यूबिस की बात करें कि मोन्स प्यूबिस होता क्या है। तो मोन्स प्यूबिस फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का बाह्य भाग होता है। ये तो इसमें 2 पतले फोल्ड जैसी संरचना होती है तथा प्यूबर्टी के समय इस पर हेयर ग्रोथ होने लगते हैं, जिसे प्यूबिक हेयर कहते हैं। लेविया माइनोरा यह भी बाह्य भाग के अंतर्गत आता है। ये मोन्स प्यूबिस के नीचे स्थित होते हैं। एडिपोज टिश्यू के कारण मोटे फोल्ड नुमा संरचना होती है और यहाँ भी प्यूबर्टी के समय प्यूबिक हेयर आ जाते हैं।
लेविया मेजोरा की बात करूं तो लेविया मेजोरा भी बाह्य भाग के अंतर्गत आता है। ये लेविया माइनोरा के नीचे तथा हाइमन के बगल में स्थित होता है। इसमें ओपनिंग भी होती है, जैसे इसमें 3 टाइप्स की ओपनिंग होती है, जो कि वेजाइनल ओपनिंग, यूरेथ्रल ओपनिंग और बार्थोलिन ओपनिंग होती है। बार्थोलिन ओपनिंग जो होती है, इसमें ग्लैंड्स जो होते हैं उनके द्वारा जो सिक्रेशन होता है वो होता है। तो नेक्स्ट है वेजाइनल ओपनिंग। यह मेंस्ट्रुअल ब्लड तथा बॉडी की डिलीवरी का रास्ता होता है। और यूरेथ्रल ओपनिंग, ये ओपनिंग होती है जहाँ यूरिन निकलने का एक रास्ता होता है। और बार्थोलिन ग्लैंड ओपनिंग में यहाँ से बार्थोलिन ग्लैंड से सिक्रेशन होता है, जो कि बैक्टीरिया के इन्फेक्शन से बचाने के लिए कार्य करता है। क्लाइटोरिस क्या होता है, तो यह फीमेल में पाया जाने वाला अति संवेदनशील अंग होता है। यहाँ पर टच करने से महिला को अत्यंत सुख की अनुभूति होती है। हाइमन एक लेयर होती है और ये पायजन्नांग का एक हिस्सा होती है तथा एक्सटर्नल उसको कवर करने का भी कार्य करती है। नेक्स्ट है बार्थोलिन ग्लैंड्स। बार्थोलिन ग्लैंड्स मटर के दाने के आकार की पाई जाने वाली फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स का ही एक हिस्सा होती है, जो संख्या में 2 होती है, अर्थात दोनों तरफ पाई जाती हैं, जहां से सिक्रेशन होता है। और यहाँ पर लैक्टोबैसिलस एसिडोपोज नामक बैक्टीरिया पाया जाता है, जो किसी भी प्रकार के इन्फेक्शन को होने से रोकता है। पेरिनियम, ये त्रिभुजाकार संरचना होती है जो मोन्स प्यूबिस से रेक्टम तक फैली होती है। तो इसकी वीडियो में बहुत अच्छे तरीके से आप लोगों को 3D एनिमेशन से समझाई हूँ, वो वीडियो आप लोग ज़रूर देख लीजिए। उसमें पूरा फिगर के अकॉर्डिंग है, तो आपको उसे ज़्यादा समझ में आएगा। आंतरिक भाग, इंटरनल ऑर्गन्स में कौन कौन से पार्ट होते हैं, तो इंटरनल ऑर्गन्स में वेजाइना होता है, यूट्रस होता है, ओवरी होता है और फैलोपियन ट्यूब होते हैं। तो सबसे पहले वेजाइना की बात करें तो ये फीमेल पेल्विक या फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का आंतरिक ऑर्गन होता है, जो कि फाइब्रो मस्कुलर से निर्मित होता है। यह आंतरिक जननांग तथा बाह्य जननांग इंटरनल ऑर्गन को आपस में जोड़ने का भी ये कार्य करते हैं। इसकी लंबाई की बात करें तो 9 सेंटीमीटर होती है और यह इंच में बात करें तो 3.9 इंच होती है। ये मेंस्ट्रुएशन के समय ब्लड तथा बेबी की डिलीवरी के समय बच्चों को जन्म देने का रास्ता प्रदान करती है। इसमें भी 3 पार्ट्स होते हैं, जैसे कि आंतरिक पार्ट, माध्यमिक पार्ट और बाह्य परत। तो ये 3 रास्ते, इसमें 3 परतें पाई जाती हैं। यूट्रस ये मादा जननांग का आंतरिक भाग है। इसका वजन 50 से 60 ग्राम होता है तथा गर्भावस्था के समय इसमें 900 से 1000 ग्राम ये बढ़ जाता है। इसकी लंबाई, चौड़ाई, मोटाई की बात करें तो 7.5 इसकी लंबाई होती है और चौड़ाई 5 होती है और 2.5 इसकी मोटाई होती है। इसमें 3 परतें पाई जाती हैं, जैसे पेरीमेट्रियम या सबसे बाहरी परत होती है, मायोमेट्रियम यहाँ बीच की परत होती है और एंडोमेट्रियम या सबसे क्या होती है, आंतरिक परत होती है। तो ये इम्पॉर्टेंट है कि तीनों परतें। ओवरी जो होता है मादा रिप्रोडक्टिव सिस्टम की आंतरिक भाग का ऑर्गन होता है, जिसकी लंबाई 3 सेंटीमीटर होती है तथा चौड़ाई 2 सेंटीमीटर होती है और इसकी मोटाई 1 सेंटीमीटर होती है। यह फैलोपियन ट्यूब के बगल में पाई जाती है। मेल स्पर्म ओवरी से मिलने के बाद फर्टिलाइजेशन होता है, फलस्वरूप बच्चे का निर्माण होता है। अब नेक्स्ट आता है कि फैलोपियन ट्यूब। तो फैलोपियन ट्यूब मादा जननांग का आंतरिक भाग है। फैलोपियन ट्यूब में फर्टिलाइजेशन होता है और इसके 4 भाग होते हैं। एक इस्थमस होता है, एक एम्पुला होता है और एक इन्फंडिबुलम होता है। तो ये सब कैसे कार्य करते हैं, इन सब की वीडियो पढ़ चुकी है और इसमें मुझे मिले हैं 15 में से 12 नंबर। नेक्स्ट है प्यूबर्टी। तो प्यूबर्टी के बारे में जो क्वेश्चन उसको देखते हैं। तो प्यूबर्टी वह समय होती है जब एक महिला की रिप्रोडक्टिव ऑर्गन के विकास, मतलब जो महिला होती है उसके रिप्रोडक्टिव ऑर्गन जो विकास करने लगते हैं। तो प्यूबर्टी वह समय होती है जब एक महिला के रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स के विकास होना प्रारंभ हो जाते हैं, तो उसको ही उस समय को प्यूबर्टी कहते हैं। प्यूबर्टी का जो हिंदी में मतलब होता है उसका यौनारंभ, अर्थात इसकी एज 11 से
14 वर्ष की होती है, और या फिर 11 से 13 भी बोल सकते हैं। इसमें क्या होता है, ओवुलेशन होना स्टार्ट हो जाता है। प्यूबर्टी के दौरान महिला में होने वाले चेंजेस क्या होते हैं, तो प्यूबिक हेयर आ जाता है और एक्जिला पर हेयर ग्रोथ होने लगता है, ब्रेस्ट का लार्ज होने लगता है, वॉइस भी भारी हो जाता है और ओवुलेशन स्टार्ट हो जाता है, वेजाइना से डिस्चार्ज होना स्टार्ट हो जाते हैं और मेंस्ट्रुएशन का होना भी स्टार्ट हो जाता है। तो इसमें मुझे कितने नंबर मिले हैं आप देख सकते हैं, 5 में से 3 नंबर मिले हैं, जो कि बहुत कम है। लिखा मैंने पूरा है। 45 मिनट में आप खुद सोच सकते हो कि कितना इंसान लिख सकता है। और ठीक से 45 मिनट भी नहीं मिलता था, क्योंकि 10 मिनट तो अटेंडेंस में ही चले जाते थे बट फिर भी जो ही मिला है सही है। मेंस्ट्रुएशन एक महिला में आने वाला बड़ा परिवर्तन होता है। यह 12-15 की एज में स्टार्ट हो जाता है। 12 से 15 ईयर के जब कोई भी होता है, लड़की होती है, तो उसमें स्टार्ट हो जाता है तथा 40 से 45 की एज में आना बंद भी हो जाता है, जिसको मेनोपॉज कहते हैं। जब पहली बार आता है तो उसको क्या कहते हैं, मिनार्की कहते हैं, और जब बंद हो जाता है तो उसको मेनोपॉज कहते हैं 45 की एज में। जब एक फीमेल में मेंस्ट्रुएशन स्टार्ट होता है तो इसका मतलब है कि उसके रिप्रोडक्टिव ऑर्गन का विकास हो रहा है। ये साइकिल 28 दिन की होती है। शुरुआती में समय में मेंस्ट्रुएशन अनियमित होता है, लेकिन बाद में यह हर मंथली आने लगता है, तो इसको मासिक धर्म के नाम से भी जाना जाता है। तो इसके फेजेस भी होते हैं मेंस्ट्रुअल साइकिल के। तो सबसे पहला होता है प्रोलिफरेटिव फेज, और दूसरा होता है सिक्रेटरी फेज, तीसरा होता है ओव्यूलेटरी फेज, और चौथा होता है ल्यूटियल फेज। तो ये इतने फेज होते हैं, तो 4 फेजेस होते हैं। तो उस टाइम क्या हुआ था, मैं 2 ही लिख पाई थी, टाइम ओवर हो गया था तो मेरी कॉपी छीन ली गई थी। तो ये है प्रोलिफरेटिव फेज, सिक्रेटरी फेज, ओवुलेटरी फेज, और इसको ल्यूटियल फेज कहते हैं। इसको ओवुलेशन फेज भी कोई कहते हैं। तो इसमें मुझे मिला है 3 नंबर, 5 में से 3 नंबर। मैंने ये लिखा नहीं है, शायद इस वजह से मेरे नंबर कट गए। और नेक्स्ट है, ये आप देख सकते हैं, नेक्स्ट जो पेपर हुआ है इसको भी मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी, लेकिन नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।